सीखने के प्रतिफल पर आधारित विज्ञान शिक्षण। कक्षा 8 विषय विज्ञान। लर्निंग आउटकम कोड S802 पदार्थों, जीवों और प्रक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। धातु और अधातु का वर्गीकरण। धातुओं और अधातुओं को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुण जैसे कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता और ऊष्मा तथा विद्युत की चालकता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। रासायनिक गुण जैसे धातुओं एवं अधातुओं की ऑक्सीजन, जल, अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया द्वारा वर्गीकरण करते हैं। आघात वर्धनीयता यह धातुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में बदला जा सकता है। जैसे एल्यूमीनियम या लोहे को पीटने पर उसकी पतली शीट या चद्दर बन जाती है। एल्यूमीनियम को हथौड़े से पीटने पर यह पतली शीट में बदल रहा है। यह गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है। तन्यता धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। जैसे तांबा, लोहा और एल्यूमीनियम धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है। ध्वनिकता धातुओं की बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराते हैं तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को ध्वनिकता कहते हैं। विद्युत चालकता जब धातुओं के तारों में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। इसे विद्युत चालकता कहते हैं। हमने एक विद्युत परिपथ लिया जिसमें बैटरी, कुंजी और बल्ब लगा हुआ है। इस विद्युत परिपथ के द्वारा पदार्थों की सुचालकता और कुचालकता ज्ञात कर सकते हैं। जब विद्युत परिपथ के बीच में एक लोहे की कील को जोड़ा जाता है तो बल्ब जलता है। इससे पता चलता है कि लोहा विद्युत का सुचालक है। अब एक एल्यूमीनियम की शीट को परिपथ के बीच में जोड़ते हैं। इसमें भी बल्ब जल रहा है, तो एल्यूमीनियम विद्युत की सुचालक है। अब एक तांबे के तार को विद्युत परिपथ के बीच में जोड़ते हैं। इसमें भी बल्ब जल रहा है, तो तांबा भी विद्युत का सुचालक है। अब परिपथ के बीच में एक स्केल को जोड़ते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है। इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। इसमें भी जोड़ने पर बल्ब नहीं जल रहा है। इससे पता चलता है कि लकड़ी विद्युत की कुचालक है। अब एक गंधक लिया और गंधक को जब परिपथ के बीच में जोड़ते हैं
तो भी बल्ब नहीं जलता है। इस गंधक विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा चालकता। धातुओं को गर्म करने पर ऊष्मा धीरे धीरे धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर फैलने लगती है और पूरी धातु गर्म हो जाती है। इसे ऊष्मा सुचालक कहते हैं। जैसे तार के जब एक सिरे को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पूरा तार गर्म हो जाता है। एक बर्तन में गर्म पानी में कुछ वस्तुएं डुबोते हैं। जिन वस्तुओं के ऊपरी सिरे तक गर्म हो जाते हैं वे सुचालक होती हैं और जो वस्तुएं ऊपर तक गर्म नहीं होती हैं वे ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसमें एक एल्यूमीनियम के तार पर मोमबत्ती के टुकड़े अलग अलग जगहों पर चिपकाए गए हैं और जब एक सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है और धीरे धीरे तार गर्म होने पर मोमबत्ती के टुकड़े नीचे गिरते जाते हैं। इससे पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इस प्रकार हमने जाना कि लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, जिंक आदि धातुएं हैं और कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि अधातुएं हैं। अब भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर जानते हैं। नंबर 1, धातु कठोर होते हैं जबकि अधातु सामान्यतया भंगुर होते हैं। नंबर 2, धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं जबकि अधातु आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होते हैं। नंबर 3, धातुओं में ध्वनिकता पाई जाती है जबकि अधातु में ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। नंबर 4, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होते हैं जबकि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होते हैं। नंबर 5, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय होते हैं जबकि अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय होते हैं। नंबर 6, धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पाक ध्वनि के साथ जलती है जबकि अधातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। खरीफ एवं रबी की फसलों में वर्गीकरण। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। इनका समय जून से सितंबर माह तक का होता है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसलों का समय अक्टूबर से मार्च माह तक का होता है। खरीफ फसल एवं रबी फसल में अंतर। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं जबकि रबी फसल
शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। खरीफ फसलों का समय जून से सितंबर है, जबकि रबी फसल का समय अक्टूबर से मार्च है। खरीफ फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, जबकि रबी फसलों के उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर और सरसों। उपयोगी एवं हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल एवं विषाणु। उपयोगी सूक्ष्मजीव। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग दूध से दही बनाने में होता है। ईस्ट सूक्ष्मजीव का उपयोग इडली, डोसा एवं ब्रेड बनाने में होता है। सूक्ष्मजीव पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। वाणिज्यिक उपयोग। ईस्ट सूक्ष्मजीवों द्वारा बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। औषधीय उपयोग। जीवाणु और कवक से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है। पेनिसिलिन औषधि फफूंद से बनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। राइजोबियम जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, मल आदि का अपघटन करके हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, जिनको पौधे और जंतु पुनः उपयोग कर लेते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड नामक रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। पोलियो, चिकनपॉक्स, खसरा, हेपेटाइटिस ए नामक रोग वायरस द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव से मलेरिया रोग होता है, जिसे मच्छर फैलाते हैं। जंतुओं में रोगकारक सूक्ष्मजीव। एंथ्रेक्स रोग मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोगकारक सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के कारक हैं। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा एवं गेहूं का रस्ट रोग कवक द्वारा होता है। खाद्य विषाक्तन। हमारे भोजन में सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में वर्गीकरण। लैंगिक जनन। जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न जनन अंग होते हैं, जिनमें नर एवं मादा युग्मक बनते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। चित्र में
मनुष्य का नरजननांग एवं मादा जननांग दर्शाया गया है। नरजननांग से शुक्राणु बनता है और मादा जननांग में अंडाणु बनता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ये कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण के पूर्ण विकसित होने के बाद नवजात शिशु का जन्म होता है। अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें आता है मुकुलन। हाइड्रा सूक्ष्मजीव में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। एक जनक अमीबा से द्विखंडन द्वारा दो संतति अमीबा बनते हैं। समाप्त होने वाले एवं अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।